तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपके साथ उसी बात को जारी रखेंगे जिसका जिक्र हमने कल के एपिसोड में किया था। इन अ वे पार्ट 2 ऑफ यस्टरडेज एपिसोड। कैसे एक जज के चक्कर में तीन लोगों की मौत हो जाती है, क्या कारण बनते हैं, कैसे अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करता है अपनी जो उनकी सल्तनत है उसको एक तरफ, और दूसरा पुलिस, वकील और जुडिशरी को। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो बहुत कम केसेस में सामने आया। इस JW सिंह के केस में ख़ास तौर पे जो रोल एडवोकेट्स का सामने आता है, एडवोकेट को कहा जाता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। वो कोई आम आदमी नहीं होता, वो हमारे कानून व्यवस्था का एक ऑफिसर होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वकील के ऊपर, लेकिन कई बार जैसे कहा जाता है ब्लैक शीप किसी भी प्रोफेशन में हो सकती है, तो इसी तरह से शायद ये एडवोकेट्स और लॉयर्स के प्रोफेशन में भी कुछ लोग ऐसे अपनी चंद हरकतों की वजह से तकलीफ में आ जाते हैं। अब इस केस में जब ये शुरू होता है, कल कुछ बातें इस केस की रह गई थी, पहले 2-3 बातें वो आपको बता देते हैं, फिर इसकी कड़ी आगे जारी रखेंगे। इस जज साहब ने एक आदमी से 40 लाख रुपया लेना था, लेकिन उस आदमी ने कंप्लेंट नहीं किया कि मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि बीच में सिख कम्युनिटी के बड़े लीडर और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग बीच में पड़े थे कि इसको बैठा के फैसला हो जाए। 2-3 बड़े बिजनेसमैन, 2-3 बड़े बिल्डर, 2-3 होटल के मालिक, इस किस्म के, और जो हमारे गुरुद्वारा होते हैं उनके प्रधान वगैरह लोग भी बीच में पड़े थे। लेकिन ये जज साहब संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनको अपना 40 लाख वापस मिलने की गारंटी नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए तो एक दिन जब जज साहब की बातचीत हो जाती है उस वकील के साथ, जिसका नाम हमने कल आपको बताया था, लियाकत अली शेख, और लियाकत अली शेख छोटा वकील से बात करके जब जज साहब को कहता है कि आपका काम 48 घंटे में हो जाएगा, तो जज साहब बहुत खुश हो जाते हैं कि इतने बड़े गैंगस्टर ने मेरा 40 लाख रुपया 48 घंटे में वापस दिलाने की बात कर दी है। अब इसको लेके जज साहब तो संतुष्ट हो गए, लेकिन वकील के लिए समस्या बढ़ गई कि वो 48 घंटे में ये 40 लाख वापस लेके जज साहब को कैसे पहुंचाएगा। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, बोलते कई बार ऐसे होता है कि अगर आपने किसी बड़े आदमी को खुश करना है तो इधर उधर से पैसा अरेंज करके उस पार्टी को दे दिया जाता है, और जिससे लेना होता है उससे उसकी सहूलत के मुताबिक बाद में वसूल कर लिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अंडरवर्ल्ड वाले अपना रुतबा बनाए रखने के लिए जब कुछ सेटलमेंट करते थे तो जिसके साथ वादा किया होता था कि आपका पैसा इतने दिनों में, इतने घंटों में मिल जाएगा, तो उनको पेमेंट कर दी जाती थी। सामने वालों से वो भले 2-4-6 दिन बाद में अपनी वसूली करते हैं। इस केस में वो नहीं हुआ, उसकी वजह से ही कत्लों का सिलसिला शुरू होता है। तो उस कंपनी का मालिक था टायर वाला सरदारा सिंह अबराल, जिसको दारा सेठ भी कहते थे, उसका जो पार्टनर था वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सरदार जी था, आज भी है। दारा की मौत हो चुकी है। तो उसने, क्योंकि वो खुद अंडर प्रेशर था सिख लीडरशिप से, उसने खुद कंप्लेंट नहीं किया, उसने अपने बेटे से कंप्लेंट करवाया जिसका नाम है कमल नैन सिंह अबराल। मैं उससे कोशिश कर रहा था, लेकिन उस लड़के ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अगर नवंबर के महीने में सन 2000 में ये लड़का कमल नैन सिंह, सरदार सिंह अबराल का बेटा,
पुलिस में कंप्लेंट करता है कि मुझे 40 लाख रुपया मांगने की धमकियां छोटा शकील से मिल रही और मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। मेरे पिता फ़ोन उठाते नहीं और वह फ़ोन अब मेरे मोबाइल पे आने लगे हैं। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे नींद नहीं आती, मैं डरा हुआ। तो ये केस क्योंकि 40 लाख का हो गया था, बड़ा केस था, तो लोकल पुलिस स्टेशन जो एंटोपिल पुलिस स्टेशन पड़ता है, उन्होंने ये केस ट्रांसफ़र कर दिया क्राइम ब्रांच को। तो क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 ने ये केस टेकअप शुरू किया, लेकिन मामला तब तक बहुत ऊपर तक पहुंच गया था। जैसे कल हमने आपको बताया, उस समय के पुलिस कमिश्नर एम.एन. सिंह, उन्होंने पर्सनली इस केस को सुपरवाइज करना शुरू किया और इस केस की पूरी छानबीन का जिम्मा दिया उस समय के पुलिस ऑफिसर अंबादास पोटे, जो बाद में डीसीपी क्राइम ब्रांच के पद से रिटायर हुए। आज शाम को मेरी पोटे साहब से बहुत डिटेल्ड बात हुई। उन्होंने बहुत सारी बातें इस केस में बताई और आने वाले दिनों में कुछ और अच्छी स्टोरीज उनके पास से, बहुत लंबा तजर्बा है उनका, लेकिन सारी उम्र, सारा कैरियर उन्होंने क्राइम ब्रांच में ही निकाला, तो वहाँ से उनकी बातें करेंगे। खैर, तो मुझे आज पोटे साहब ने बताया कि हमारे लिए ये बहुत सेंसिटिव मामला था। अब एक जज एक अंडरवर्ल्ड डॉन के टच में है, एक एडवोकेट उसमें बिचौलगिरी कर रहा है, इंटरमीडिएटरी है। तो हमने अंडर आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 13 उसके नीचे हमने प्रायर परमिशन लिया होम डिपार्टमेंट से कि हमें एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने की परमिशन दी जाए, जो बाकायदा दी गई। और उसके बाद हमने वो जो फ़ोन था, हमने ट्रेस करने की कोशिश की। तो पोटे साहब के एक इन्फॉर्मर, इनके जो खबरी होते हैं, इन्होंने अपनी खबरियों की टीम काम के लगा दी कि देखो, ये छोटा शकील जो 2000 की बात है, कराची में बैठा था दाऊद के साथ, उसके पास कौन आदमी पहुंचा है जो इस केस की पैरवाई जज साहब के बिहाफ पे छोटा शकील से करता है। और उस खबरी ने सिर्फ ये कहा कि साहब, खबर तो है मेरे पास, लेकिन आदमी कौन है वो पता नहीं, मेरे पास एक मोबाइल नंबर है, इस नंबर से छोटा शकील को कॉल किया जाता है और इसी नंबर पे छोटा शकील का कॉल आता है। पोटे साहब को उस आदमी ने कागज़ पे वो नंबर लिख के खबरी ने दे दिया। अब पोटे साहब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जब की तो पता चला कि इस नंबर का फ़ोन, मोबाइल सेट एडवोकेट लियाकत अली शेख इस्तेमाल कर रहा है। तो अब क्योंकि इनके पास परमिशन थी, जो पुलिस का खुफिया तंत्र होता है, उसके ज़रिए इन्होंने उस फ़ोन कॉल से जितने भी कॉल किए जाते थे उस मोबाइल फ़ोन से, उनको रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू किया। उसमें कुछ दिनों में ही 3 कॉल्स उस एडवोकेट की छोटा शकील के साथ लंबी चौड़ी बातचीत वो सामने आती है। और उन्हीं कॉल्स के दौरान एक और एडवोकेट का नाम आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस एडवोकेट का नाम है किशोर सुत्राले। वो बोरीवली में उनकी चैम्बर थी, बोरीवली से उनका बड़ा ऑफिस था और बड़े कामयाब और पहुँचे हुए वकील थे। ये भी नवंबर 2000 की बात है। तो इसके पहले के पुलिस को कुछ ये आगे बात बढ़ती कि ये सुत्राले का इस केस से क्या लेना देना है, उस बात का कोई खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन जिक्र जरूर एडवोकेट किशोर सुत्राले का हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एडवोकेट सुत्राले को उनके अपनी चैम्बर, उनके अपने ऑफिस के बाहर गोलियां मार दी जाती हैं। अब पुलिस के लिए 2 इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, एक जज J.W. सिंह की, जिनके साथ एडवोकेट शेख जुड़ा हुआ था, और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एडवोकेट सुत्राले के मर्डर की शुरू होगी कि उसको भाई क्यों मारा। तो
चलते चलते दोनों पे काम करते हुए पोटे साहब को इस बात की खबर मिलती है कि एक छोटा स्कील का नामचीन एसोसिएट था जिसका नाम था ज़हूर मखंडा। उस आदमी के साथ कुछ छोटा स्कील का झगड़ा हो जाता है। उसको लगता है कि ये आदमी हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा था। करते करते छोटा स्कील को पता चला कि ज़हूर मखंडा के कुछ केसेस में उसका जो पक्ष था वो अदालत में रखने के लिए एडवोकेट किशोर सुत्राले अपीयर हुए थे। उसने किशोर सुत्राले को कांटेक्ट किया, छोटा शकील ने, कि आप हमें ये आदमी चाहिए, आप हमें बताइए, उसका कांटेक्ट दीजिए, नहीं तो आपकी जान खतरे में हो सकती है। अब दोस्तों, जान तो हर आदमी को प्यारी होती है, वो जज हो या वकील हो या डॉक्टर हो या कोई और हो, ये कहा जाता है। लेकिन इस बात का सबूत किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो इसका खुलासा करने वाला आदमी सिर्फ ज़हूर मखंडा था और वो इस दुनिया में नहीं था। तो पुलिस ने ये एक सरमाइज बनाया, अंदाज़ा लगाया कि शायद किसी प्रेशर के नीचे इस आदमी ने, ज़हूर मखंडा ने, उसकी खबरी की होगी और उसकी वजह से इंस्पेक्टर सलास्कर, विजय सलास्कर, उन्होंने ये एनकाउंटर किया था और उसको मार दिया। दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि छोटा स्कील का ज़हूर मखंडा से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन पुलिस को ज़हूर चाहिए था। उसकी कोई लोकेशन, उसकी कोई कहाँ रहता है, कहाँ आता जाता है, वो नहीं मिल रहा था। तो उस समय के जो जॉइंट सीपी थे उनका बहुत बड़ा प्रेशर था। उन्होंने विजय सलास्कर की ड्यूटी लगाई कि ये आदमी कहीं ना कहीं से ढूंढो और उसको ठिकाने लगा दो। तो अंडर प्रेशर सलास्कर को पता चला कि इसका टच कहीं ना कहीं से मिल सकता है, तो वो एडवोकेट किशोर सुत्राले से मिल सकता। ये सेकंड थ्योरी है। और ये कहा जाता है कि सुत्राले ने ज़हूर का पता दे दिया, जहाँ कोई कॉन्टैक्ट दे दिया, और उसके बाद ज़हूर मखंडा मारा जाता है। विजय सलास्कर उसका एनकाउंटर कर देते हैं। इस बात से छोटा स्कील नाराज़ हुआ और उसने अपने आदमी भेज के सुत्राले का कत्ल करवा दिया उसके दफ्तर के बाहर। अब ये एक कत्ल हो गया। अब दूसरी इंक्वायरी चल रही थी एडवोकेट लियाकत शेख की, जज JW सिंह के केस के मामले। अब उसका केस चल रहा था, वो पकड़ा जाता है, अरेस्ट हो जाता है। ये सब जो एविडेंस जो इकट्ठी की गई थी, परमिशन लेके जो फ़ोन रिकॉर्ड किए गए थे, हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने की। ये सब होने के बाद केस रजिस्टर होके इन तीनों चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिनमें जज JW सिंह, उसके बाद एडवोकेट शेख, उसके बाद एक पाईदुनी नाम का एक आदमी था, छोटा स्कील का खास, जिसने कोई पैसे का लेन देन इस केस में किया था, उसको पकड़ा जाता है, और एक शख्स कोई और था। ये चारों पांचों को अरेस्ट करके इनके ऊपर मकोका लगा दिया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम का मामला था। स्पेशल कोर्ट में केस चलता है, लेकिन स्पेशल कोर्ट जज JW सिंह को जमानत नहीं देता। उसके बाद JW सिंह अप्रोच करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट को। वहाँ से भी जब हियरिंग होती है तो इनके खिलाफ फैसला आता है। उसके बाद जब JW सिंह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी इनको ज़मानत नहीं मिलती, और शायद यही कारण था कि मकोका के नीचे वैसे भी ज़मानत बहुत मुश्किल होती है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट बहुत मुश्किल ज़मानत है उसमें, तो इसको ज़मानत नहीं मिली और 28 महीने मुंबई की सेंट्रल जेल
आर्थर रोड में इनको रहना पड़ा। 28 महीने के बाद स्पेशल कोर्ट की जजमेंट आती, जिसमें जस्टिस अभय थिप्से इनको बरी कर देते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स। अब वो टेक्निकल ग्राउंड का जिक्र करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहानी और बहुत लंबी हो जाएगी। तो इतना काफ़ी है कि एविडेंस तो थी, सब था, जमानत भी नहीं हुई, लेकिन कोई कानूनी नुक्ता JW सिंह के वकीलों ने पेश किया और उस टेक्निकल नुक्ते की वजह से इनको एक्विटल दिया गया उस केस में। अब उसके बाद ये जज साहब बहुत कोशिश करते हैं कि मेरी बरी करार दे दिया गया है, मुझे नौकरी पे वापस रखा जाए। वो भी इनका नहीं हुआ, बल्कि 311 कॉन्स्टिट्यूशन की धारा के तहत उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था। तो ये अल्टीमेटली जज साहब ने सोचा कि अभी नौकरी तो वापस मिल नहीं सकती, तो कुछ समय के बाद उनका भी देहांत हो जाता है। तो एक ही केस में चलते चलते एक ही करैक्टर छोटा शकील, और उसके बाद जब ये केस चल रहा होता है 2000 में शुरू होता है, तो छोटा शकील को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा ये एडवोकेट जो हमारे बदौलत जज साहब से बात कर रहा था, वो कहीं उनको शक हुआ कि डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा। उनको लगा कि उस वकील ने पूरा एहतियात प्रिकॉशंस नहीं लिए, इसलिए शायद ये पूरे का पूरा केस पुलिस को मिल गया और सॉल्व हो गया। और उसके बाद शायद वकील का छोटा शकील से इस पूरे केस को लेके बहस भी होती है। अभी ये अरेस्ट होने के बाद वकील की बेल होगी कि उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन 2000 में ही उस एडवोकेट का भी मर्डर हो जाता है, लियाकत शेख का। तो एक केस को लेके दो लोगों का अंडरवर्ल्ड के हाथों कत्ल हो जाता है। तीसरा आदमी दुखी होके, डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेट होके अपनी जान गंवा देता है, वो होता है जज JW सिंह। अब देखिए कितना अजीब लगता है कि एक जुडिशरी का इतना बड़ा ऑफिसर और दो लोग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, दो वकील, वो किस तरह कानून को छोड़ के अंडरवर्ल्ड के साथ मिल के या अंडरवर्ल्ड से डर के अंडरवर्ल्ड का पक्ष ले रहे, और वो भी उस समय उन लोगों के साथ जिनका नाम 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में आ चुका था। केस चल रहा था, ट्रायल चल रही थी, लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं सोचा कि हम देश के दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये दो एडवोकेट अकेले नहीं, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवोकेट सुत्राले के केस में आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, लेकिन लियाकत शेख के केस में वो बेनिफिट भी नहीं मिलता। और भी बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स के किस्से हैं जो इस अंडरवर्ल्ड और पुलिस की लड़ाई में मारे गए, जिनका कत्ल कर दिया गया। यहाँ तक नहीं, एडवोकेट से और भी बहुत ऐसे कार्य किए, आपको आने वाले दिनों में किस्से सुनाएंगे। एक एडवोकेट पातशाह था बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसका एक स्मगलर क्लाइंट था और वो पूना की जेलवाड़ा जेल में बंद था स्मगलिंग केस में। ये एडवोकेट पातशाह बॉम्बे हाई कोर्ट का नकली रिलीज ऑर्डर बना लेते और खुद वो रिलीज ऑर्डर लेके पूना जेल पहुंच जाते हैं और उस स्मगलर को जेल से बाहर निकालने में कामयाब भी हो जाते हैं। ये बात दूसरी है कि बाद में वो पकड़े गए, केस चला, अरेस्ट हुआ, सज़ा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बार तो उस वकील साहब ने काम कर ही दिया था। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं वकीलों के साथ जुड़े, जजेस के साथ जुड़े, जो आने वाले दिनों में आपके साथ रखेंगे। और कल
आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाएंगे कि कैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो का व्यापारी माने जाने वाला शख्स भरत भाई शाह, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म बनाने वाला, उसकी दोस्ती छोटा शकील से कैसे हुई और दुश्मनी कैसे हुई, इस बात का जिक्र कल के एपिसोड में करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आपको सुनाएंगे। और साथ के साथ डीसीपी अंबादास पोटे के कुछ अच्छी जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, सबकी सब अच्छी हैं लेकिन कुछ ड्रामेटिक हैं जिनमें नाटकीय अंश बहुत है, उनका जिक्र भी आने वाले दिनों में करेंगे। तो जुड़े रहिए बलजीत परमार फॉर यू के साथ, और आने वाले दिनों में इसी तरह के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।